वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 67 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अभी तक यूपीएससी के लिए। ये है यूपीएससी प्री के लिए, यह है टेस्ट नंबर 68। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे हम इसमें इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, संरक्षक कौन है निम्नलिखित में से उनका? न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, ए और बी दोनों, यानी न्यायालय भी और संसद भी। क्या है इसका आंसर? देखिए, मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायालय ही है, संसद नहीं है, तो डी नहीं होगा, ए ही होगा इसका आंसर। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायालय को बनाया गया है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को केवल मूल अधिकारों के संबंध में रिट निकालने की शक्ति प्रदान करता है, और सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक एवं गारंटर बनाया गया है। उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ साथ वो अन्य अधिकारों के लिए भी रिट निकाल सकता है, और इसके ऊपर प्रश्न अलग से ही बनता है कि किसका क्षेत्राधिकार ज़्यादा हुआ। तो हाई कोर्ट का ज़्यादा हुआ, क्योंकि 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के लिए रिट निकाल रहा है वो, और रिट वही 5 प्रकार की पता होंगी, और 226 के तहत ये मूल अधिकारों के साथ साथ दूसरे अधिकारों के लिए भी रिट निकाल रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास या उनमें से किसी एक के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। 24 अप्रैल 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। पहली बार था, इससे पहले भी कर दिया था। ये दोनों के दोनों करेक्ट है, मतलब ये भी करेक्ट है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। देखिए, सही है दोनों के दोनों। ये तो 15 है, पता ही होगा आपको, और ये भी सही है। पहला केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मौलिक अधिकारों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, मौलिक ढांचे को। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी हो गया इसका आंसर। तो अगले प्रश्न पर आ जाइए। भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है एक वैधानिक अधिकार है, एक लीगल राइट है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी चर्चा संविधान के भाग 13 में की गई है। दूसरा है, इसे संविधान के अनुच्छेद 301 का से संबद्ध किया गया है। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में कांग्रेस की सरकार ने इसे अनुच्छेद 300 का से संबद्ध किया, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1) चा एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार से हटा दिया गया। देखिए, चारों कथन अलग अलग बात कर रहे हैं संपत्ति के अधिकार के संबंध में। पहले मौलिक अधिकार था, वैधानिक अधिकार बनकर रह गया है, और इसकी चर्चा संविधान के भाग 12 में की गई है। ठीक है, तो गलत हो गया, यहाँ पर 13 लिखा है। इसे संविधान के अनुच्छेद 301 का से संबद्ध किया गया है, ये भी गलत है, क्योंकि इसको 300A में रखा गया है, 300 का में रखा गया है, ना कि 301 का में। तो दो गलत हो गए, पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे 300 का में डाला तो गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं थी उस समय, जनता पार्टी की सरकार थी, तो ये भी गलत हो गया। ये वाला सही है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के दौरान अनुच्छेद 19(1) चा एवं 31 को मूल अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, तो देखिए, एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 बना लेता है इसके। यहाँ भाग 12 होना चाहिए, यहाँ 300 का 300A होना चाहिए, और जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की नहीं थी। बाकी ये वाला सही है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों में से अनुच्छेद 19(1) चा, जिसमें प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अधिग्रहण करने, उसे रखने एवं निपटाने का अधिकार होगा, एवं अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, हटाकर डाल दिया गया है 300 का में। कहाँ डाल दिया गया है? अनुच्छेद 300A में अमेंड करके डाल दिया गया है। और अमेंडमेंट कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन 1978। भाग देखा जाए तो भाग 12 है, 13 नहीं है, इसलिए अध्याय 4 जोड़ना पड़ा।
44वां संविधान संशोधन कांग्रेस की सरकार में नहीं बल्कि जनता पार्टी की सरकार में किया गया था, ये चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी। और 44वें संविधान संशोधन के बाद मूल अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई है। मतलब वही जो पहले बताया था उस दिन कि संपत्ति का अधिकार मतलब समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार थे ना वो 6, याद है कि नहीं है? देखिए ये 7 थे पहले, अब 6 रह गए हैं। जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32। तो 14 से 18 में समानता का अधिकार, 1922 में स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा संविधान की मौलिक अधिकारों में। तो 7 थे, अब 6 रह गए हैं। 6 की ही बात हो रही है। संपत्ति का अधिकार भी था इसमें कभी, लेकिन हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में एक बार फिर से प्रश्न आ गया है। 4 स्टेटमेंट हैं कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक वैधानिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार नहीं है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद से यह मौलिक अधिकार नहीं रहा। देखिए अभी तो बताया कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद से मौलिक अधिकार नहीं रहा, तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। यह एक वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट तो है, यह मौलिक अधिकार नहीं है। तो 2 और 3 सही है, लेकिन संविधान में भी तो इसकी चर्चा है 300 का में, तो ये एक संवैधानिक अधिकार भी तो हुआ। तो देखिए संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, एक वैधानिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार अगर होता तो गलत होता, नहीं है इसलिए सही है ये। यहाँ 44वां संविधान होगा। ठीक है, अगर ये 4 विकल्प बनाकर पूछा जाए प्रश्न तो क्या सही होगा इसका? संवैधानिक अधिकार। वैसे देगा नहीं संवैधानिक वैधानिक एक साथ, तो मौलिक नहीं है, याद रखना। संवैधानिक है, वैधानिक है, मौलिक नहीं है। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने इसको डाल दिया गया 300 का में। और भाग भी याद रखिए, भाग 12 है, तो इसमें 1 2 3 सही हो जाएंगे। तो चौथा वाला गलत हो गया क्योंकि 44वां संशोधन है 1978 का। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर निकाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 300 का में की गई है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? प्रस्तावना या उद्देशिका है, जिसको प्रेम्बल भी बोलते हैं, भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय कहा है, मतलब ये अनुच्छेद 32 की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति अधिक है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट निकाल सकते हैं। देखिए गलत है, 226 के तहत तो हाई कोर्ट निकालता है ना, सुप्रीम कोर्ट तो 32 के तहत निकालता है। बाकी देखिए ये वाली वो अब जो भी बताया था वो बात आ गई यहाँ पर कि हाई कोर्ट की शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ दूसरे अधिकारों के लिए भी रिट निकालता है। ठीक है, तो करेक्ट हो गई, ये वाला गलत है। तो उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति जो है अधिक व्यापक है। उच्चतम न्यायालय केवल 5 प्रकार के रिट निकाल सकता है, जबकि उच्च न्यायालय यानी राज्य का हाई कोर्ट इन 5 के अतिरिक्त अन्य रिट भी निकाल सकते हैं। मूल अधिकार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य या मूल क्षेत्राधिकार नहीं है, ये भी याद रखना। लेकिन हाँ, अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। अनन्य या मूल क्षेत्राधिकार कौन कौन सा है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच में विवाद होगा तो उसको पहले सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट। एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद होगा तो उसको पहले समझाएगा सुप्रीम कोर्ट। या 2 से अधिक राज्य एक तरफ होगा, एक दूसरी तरफ केंद्र सरकार अकेली पड़ गई तो उसको सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट। बाकी प्रस्तावना या उद्देश्य का प्रियम्बल जो हमने यूएसए से लिया है, संविधान की आत्मा है, अनुच्छेद 32 अम्बेडकर के अनुसार आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का प्रावधान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो पहला स्टेटमेंट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। सभी व्यक्ति का मतलब है भारतीय नागरिकों को भी और विदेशियों को भी। तो प्रश्न इसी तरह से ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 5 याद है, वो 5 आर्टिकल जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, उन्हीं में से कोई एक है। अनुच्छेद 35 संसद एवं राज्य के विधानमंडलों को इस संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई गई विधि को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि यह अधिनियम किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, गलत है। यह अनुच्छेद 29-30 की बात हो रही है। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। उन्हीं में से 29-30 की बात हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 35 के तहत केवल संसद को, राज्य विधानमंडल को नहीं इस संबंध में कानून बना सकता है, गलत है, केवल संसद। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई गई विधि को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बात सही है, ठीक है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि यह अधिनियम किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। गलत है, केवल सी सही है यहाँ पर। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 तक 29-30 में जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं 29-30 में, ठीक है। और यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। यह अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। तो 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को। अनुच्छेद 35 के अधीन केवल संसद विधि बना सकती है, राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, मतलब इस तरह का। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह अनुच्छेद मूल अधिकारों का जो है अपवाद है, अपवाद, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, अब अगले प्रश्न में पता चलेगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक है, इसलिए गलत है चौथा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक कथन सही है। 3 स्टेटमेंट हैं, अगर गलत होंगे तो ये होगा डी। देखिए, पहला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 30 में कोई और बात की जा रही है, अनुच्छेद 29 में कोई और बात की जा रही है। और 29-30 में है क्या, सांस्कृतिक अधिकार है, ठीक है, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्ता प्रतिबंध लगा सके। संसद को यह अधिकार देता है, ठीक है। अब बात क्या हो रही थी, बात यह हो रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं, उनके संरक्षण के लिए आप जो है कहाँ जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो। लेकिन ये इसका अपवाद हो गया अनुच्छेद 33, क्योंकि अनुच्छेद 33 में देखिए संसद को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह इन पर युक्तियुक्ता प्रतिबंध लगा सकती है, और आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं नहीं जा सकते। जैसे अर्धसैनिक बलों, सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों को मूल अधिकार पर युक्तियुक्ता प्रतिबंध जो है लगाता है। अब देखिए, ये इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट होगा, बाकी गलत है ये, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी प्रावधान करता है। तो पहले इस तरह से याद रखना, पहले हमारे हित चाहिए, उसके बाद शिक्षा की बात होगी, ठीक है। पहले हितों का संरक्षण होगा, उसके बाद शिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात होगी, यानी 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और 30 उसके बाद आएगी अगली संख्या, फिर शिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात होगी। तो सीक्वेंस में इसी तरह से याद रखिए। सही की बात होगी तो गलत पहला दूसरा इंटरचेंज करके करेक्ट होगा, ये सही है वाला सी। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 29(1) में प्रावधान है कि इन्हें अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा।
अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30(1) में प्रावधान है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 34 संसद को यह अधिकार देता है कि देश में जहां कहीं भी मार्शल लॉ या सेना विधि लागू है, संसद मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 34 में यह प्रावधान याद रखना कि अगर मार्शल लॉ लागू है, देश में सेना का कानून लागू है, तो संसद मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23, अब 23-24 में है क्या, 23 और 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो 23(2) मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का अपवाद है। अनुच्छेद 23 का क्लॉज 2 जो है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का अपवाद है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है, परंतु ऐसा करते समय राज्य निम्नलिखित आधारों पर विभेद नहीं करेगा। बताइए, प्रश्न समझ में आया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23(2) मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का अपवाद है, क्योंकि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है, परंतु ऐसा करते समय राज्य निम्नलिखित में से निम्नलिखित आधारों पर विभेद नहीं करेगा। बताइए, देखिए धर्म के आधार पर तो नहीं करेगा। उपरोक्त, अब देखिए नीचे पूछा क्या, उपरोक्त में से कौन से आधार इसमें शामिल नहीं है। तो धर्म के आधार पर तो नहीं करेगा, उसके मूल वंश के आधार पर नहीं करेगा, उसकी जाति के आधार पर नहीं करेगा, उसके वर्ग के आधार पर नहीं करेगा। मतलब ये चारों तो शामिल हो गए। शामिल नहीं कौन से, उसके लिंग के आधार पर कर सकता है, उसके निवास स्थान के आधार पर कर सकता है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5 और 6। ठीक हो गया, समझ में आ गया। नहीं करेगा मतलब निवास स्थान और लिंग इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी धर्म के आधार पर नहीं करेगा, मूल वंश के आधार पर नहीं करेगा, जाति के आधार पर नहीं करेगा, वर्ग के आधार पर नहीं करेगा, लेकिन निवास स्थान और लिंग के आधार पर कर सकता है, क्योंकि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है। तो क्या पता कुछ सेवाएं महिलाओं को ना लेकर पुरुषों से ली जाएं। ठीक है, इसलिए यह अपवाद बना रखा। तो निवास स्थान एवं लिंग को अनुच्छेद 23(2) में शामिल नहीं किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है, परंतु राज्य केवल धर्म, जाति, मूल वंश या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। मतलब वो अनिवार्य सेवा देने के लिए, लोगों से करवाने के लिए धर्म, जाति, मूल वंश, वर्ग को मुद्दा नहीं बनाएगा, लेकिन हाँ जन्म स्थान और लिंग को बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कई बार टेस्ट में आया होगा, हमारी टेस्ट सीरीज़ में सामने प्रश्न आपके। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई एवं निरजातीय अल्पसंख्यकों को। तो देखिए इसमें निरजातीय अल्पसंख्यकों की बात की नहीं गई है, बाकी धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है भारत का संविधान। तो दोनों की बात सी में हो रही है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों वर्गों की चर्चा जो है की गई है। अल्पसंख्यक शब्द को लेकिन भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, याद रखना ये चीज़। इसमें निरजातीय अल्पसंख्यक वर्ग की चर्चा नहीं की गई है। इस तरह से लाइन पे प्रश्न अलग से बना लेता है यूपीएससी में कि अल्पसंख्यक शब्द को भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है, जो कि गलत होगा वो स्टेटमेंट, क्योंकि परिभाषित नहीं किया गया है। बाकी अनुच्छेद 29-30 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। 29-30 में जो है शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को निम्नलिखित आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें शामिल है मूल वंश, जाति, धर्म, भाषा, लिंग। बताइए, 29 की बात हो रही है। अनुच्छेद 29 यानी सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को निम्नलिखित आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो उसके मूल वंश के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, उसकी जाति के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, उसके धर्म के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, उसकी भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन लिंग के आधार पर वंचित उसको किया जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद 29 में प्रावधान है शिक्षण, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार में। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इन चीज़ों को आपको अलग करके देखना पड़ेगा कि अनुच्छेद 23 का 2 क्या कह रहा था, निवास स्थान और लिंग उसमें शामिल नहीं है, और 29 में लिंग शामिल नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल है 15 उसमें सारे शामिल हैं। तो इस चीज़ को याद रखना। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(2) में प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से निम्न आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। मूल वंश के आधार पर किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, उसकी जाति के आधार पर नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा, भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा, लेकिन लिंग इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो लिंग के आधार पर किया जा सकता है। तो इंडियन पॉलिटी के बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनको कम से कम 2 बार रिवीजन मारना। ठीक है, इनकी क्वालिटी बिल्कुल यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिस टेस्ट की तरह ही है, इसी तरह के सवाल उसमें पूछे जाते हैं। धन्यवाद। इनको लगाने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को गलत नहीं करोगे। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 68 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। धन्यवाद।